जिस दिन जम्मू कश्मीर के हाथ से निकल गया उनकी एक्स्ट्रा इनकम ख़त्म हो जाएगी। तो ये उनका पर्सपेक्टिव है, इसलिए वो नहीं चाहते कि कश्मीर जम्मू से अलग हो। हम डोगरे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि कश्मीर के ऊपर आपने पहले कश्मीर को पंडितों को निकाल के 100% इस्लामाइज कर दिया वेरी गुड। आपको नहीं दूसरे बर्दाश्त होते, ठीक है, आपको टूरिस्ट वेलकम है, आओ पैसे खर्चो, रहना नहीं है वहाँ पे, वहाँ आप घर नहीं खरीद सकते बिकॉज आप आओ पैसे खर्चो जाओ। शिकारा की राइड जो 100 रुपये की उसमें 1000 रुपये मांगेगा आपसे, तो वो उनका कल्चर है। इंडो चाइना को लेकर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। इस पर मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे कि आज के पर्सपेक्टिव में, अगर आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अठोली मचेल ज़ांस्कार रोड जो है वो स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडियन आर्मी के लिए, इंडिया के लिए? देखिए, मैं तो किश्तवाड़ का एक्चुअली यहाँ की हमारे जे.एंड.के स्टेट की बदकिस्मती ये है कि हम जिसको हम कहते हैं ना कि ये सरकारें अपीज़ करती रही, जितनी अपीजमेंट जे.एंड.के के अंदर हुई है इतनी कहीं नहीं हुई। जम्मू में डायरेक्टर एजुकेशन अपना है, उनका डायरेक्टर एजुकेशन अपना है, इधर डायरेक्टर टूरिज्म अपना है, पहले तो ऐसे वाला इंस्टांस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि एक स्टेट के अंदर 2-2 डायरेक्टर। हम लड़ तो नहीं रहे ना, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा है, जो हमारा पास्ट है, हम उसको रिक्लेम करना चाहते हैं। और हम ये भी कहते हैं अगर कल को कोई बुद्धिस्ट कहता है ये मंदिर, इसके ऊपर मंदिर के नीचे हमारा, तो बोला ले तुम अपना बना लो मठ, प्रूफ फॉर प्रूफ, है ना। आप किसी घर के ऊपर तोड़ के बैठ के, और एक सिचुएशन थी, यही कारण से हम देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पे मतलब हमारा जम्मू रीजन का जो टूरिज़्म है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है इसकी वजह से। सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो चिनाब वैली वाला कॉन्सेप्ट, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार आपने देखा होगा पास्ट में कि चिनाब वैली और पीर पांजाल अलग अलग डिवीज़न की बात कर रहे हैं। कहीं आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं सर कि ये कहीं डिक्सन प्लान की तरफ जा रहे हैं आगे? देखिए, ये प्लान है ISI पाकिस्तान का। रही बात डिक्सन की, ये कश्मीरी इसलिए उसका नाम लेते हैं, वो लॉर्ड वेवल प्लान का नाम क्यों नहीं लेते, और माउंटबेटन प्लान का नाम क्यों नहीं लेते, उनको डिक्सन क्यों याद आता है? यहाँ पे खादी उद्योग का यह मेला लगा उधमपुर में, और उसके लिए 15 करोड़ रुपया उस दिन बांटा गया, सॉफ्ट लोन सब्सिडी वाला। 90% बेनिफिशियरी कश्मीर से आगे ले गए। क्यों? क्योंकि वो जो स्कीम की जो निटी-ग्रिटी हैं उसकी जो अरे जम्मू में भी हमने देखा कि जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत सारी हिस्टोरिकल जगह हैं, उनका नाम चेंज कर दिया है। अनंतनाग, मार्तंड सूर्य जो सन टेम्पल है, वो शैतान की गुफा है ना, बहुत सारी चीज़ें, नैरेटिव्स की जंग है। और मुझे लगता है कि सिविलाइजेशनल ग्लोरी के लिए हमें इन चीज़ों को बिल्कुल, जब आप शारदा पीठ को क्लेम नहीं करोगे तो आप अपने नॉलेज का जो आपका बेस, आपकी कल्चरल सिविलाइजेशन का जो बेस। सर मैं आपको नेशनल लेवल पे कॉन्क्लेव में भी देखा, उसके बाद संजय दीक्षित जी के साथ भी बात करी आपने, और अभी आपने देखा होगा सर कि आनंद रंगनाथन जी हैं, उसके बाद साईं जी दीपक जी हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। अब मैं आनंद रंगनाथन जी की जैसे बात करूँ, हिंदूज़ इन हिंदू राष्ट्र की, हम हिंदू जो है अपने देश में 8th क्लास सिटीजन बन के रह गए हैं। इन सब को कलेक्टिवली जब मैं सोचता हूँ तो आज के टाइम में जो मंदिर की हम बात करते हैं डिफरेंट जगह पे, कि जैसे हमने संभल को देखा, फिर अलाउद्दीन का झोंपड़ा, फिर अजमेर शरीफ, तो सर आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं कि क्या हर जगह पे जैसे हम अभी देख रहे हैं कि ये एक सिविलाइजेशनल हमारी जंग है, या फिर जैसे कुछ लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि इससे कम्युनल, इससे हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, आप कपड़े बदल सकते हो, आप आज शेव कर लो, कल दाढ़ी रख लो, लेकिन आपका DNA नहीं बदलता। नेशनल कॉन्फ्रेंस का DNA मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का DNA है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक रूढ़िवादी फंडामेंटलिस्ट पार्टी थी, इस्लामिक। और जब हमारी स्टेट में, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट थी, हमारा जो रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो था, वहाँ की पॉलिटिक्स जे.एंड.के में अलाउड नहीं थी, किसी भी प्रिंसली स्टेट में अलाउड नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और आपके साथ मैं हूँ आशीष चौहान। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हमारी बात होने जा रही है कर्नल अजय रैना सर से। कर्नल अजय रैना सर अभी लगभग 28 बुक्स के ऑथर हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो वो नेशनल लेवल पे कई डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, चाहे फिर संजीव दीक्षित सर की बात करें या फिर मल्टीपल फोराज पे उनकी बात करें। उनका एक्सपीरियंस और उनकी रिसर्च बहुत ही वास्ट है। आज हम बहुत सारे मुद्दों पे उनसे चर्चा करेंगे, चाहे फिर वो डोगरा जनरल जोरावर सिंह की बात हो, जम्मू को एक अलग स्टेट बनाने की बात हो, और डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स पे उनका ओपिनियन हम सीख करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको इस वीडियो देखने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा। देखते रहिए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आशीष चौहान, और आज हमारे समक्ष एक
कह सकूँ तो एक प्रोलिफिक ऑथर, वेटरन आर्मी कर्नल रिटायर हुए हैं हमारे सर अजय रैना सर हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं और इन्फॉर्मेशन अगर ऐड करना चाहूँ तो लगभग इन्होंने अभी तक 28 बुक्स जो हैं वो लिखी हुई, 28 बुक्स के ऑथर हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बुक्स यहाँ पे ये सारी इन्होंने अपने हाथों से पेन डाउन करी हुई है। आज एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि ये मिलिट्री हिस्टोरियन है और इस उपलक्ष्य में आज सर आपका पहले पार्ट मचील में स्वागत है। मैं स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज़ में को लेकर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। Sure. आपने मिलिट्री हिस्ट्री को लेकर बहुत कुछ रिसर्च करा हुआ है, लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं पार्डर से हूँ तो पार्डर की बात करूँगा। आपने देखा होगा 1840s के टाइम पे, 1830s के टाइम पे डोगरा जनरल जोरावर सिंह, उन पर आपने बुक भी रिसेंटली लिखी थी, बियॉन्ड द फ्रोजन फ्रंटियर्स। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने रिसर्च के दौरान क्या पाया, कि उनकी जर्नी कैसी रही, इस बारे में थोड़ा आप संक्षेप में हमें बताएं। देखिए, ये जो पार्डर के ऊपर जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, जिसको हम लूजली हिमालय पर्वत बोलते हैं, बट श्रृंखला, तो बेसिकली जो GHR कहते हैं, ग्रेट हिमालयन रेंज, उसके उस तरफ की जो दुनिया थी उस ज़माने में 1820, 22, 23 में, उस तरफ ना कोई जाता था ना कोई आता था। मतलब ठीक है, वो एक आधा आपके गांव से उठ के चला गया और वहाँ से कोई संस्कार से आ गया, अदरवाइज़ जिसको कहते हैं ना आन जान नहीं थी। और बहुत सारी कहानियाँ थी कि जो इस पास को क्रॉस करेगा तो वापस नहीं आएगा। उमासिला पास फेमस था कि पास ऑफ डेथ। और आज भी अगर आप देखें इतने सालों के बाद, इतनी ट्रैकिंग इक्विपमेंट में इम्प्रूवमेंट होने के बाद, आज भी उमासिला को क्रॉस करना आसान काम नहीं है। और एक छोटी सी विंडो है जिसमें क्रॉस करके उसके बाद तो ग्लेशियर्स में ही बंदे फंस जाते हैं। तो उसको क्रॉस करना, एक अनजान देश जिसका ना आपको नक्शा पता, ना जहाँ का कुछ कल्चर पता, ना वहाँ के लोग पता, और आप वहाँ पे पहुँचे, फिर आपने पूरा लद्दाख कैप्चर किया एंड फिर आपने बल्तिस्तान लिया। गिलगित आपको जाने नहीं दिया गया क्योंकि सिख पॉलिटिक्स उसमें आ गई। कश्मीर में गवर्नर जो था वो लाहौर का था, सिख राज का। हमारे राजा गुलाब सिंह भी सिख राज के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कश्मीर के गवर्नर की हमारे साथ बनती नहीं थी। इसलिए आपने देखा होगा कि लद्दाख जाने का रास्ता उस टाइम भी वाया कश्मीर ही अच्छा था, जुजीला वाला। लेकिन राजा गुलाब सिंह को ये पता था कि इधर से कोई जाने नहीं देगा। क्यों? लद्दाख से जो पश्मीना का टैक्स आता था, बल्तिस्तान से जो टूरिस्ट लोग पढ़ने के लिए आते थे शारदा पीठ में और नीचे, उनके सारे का टैक्स कश्मीर गवर्नर लेके, जो भी खुद खाता था, लाहौर भेजता था। उसको लगा कि अगर ये डोगराज इधर आ गए तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगी। तो उस पॉलिटिक्स के बारे में फंसे हुए माहौल में फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट, जहाँ से लोग जाते नहीं। पहली बार तो खैर वो उमासिला से नहीं गए। जब फर्स्ट टाइम गए हैं तो वो गए थे बोथखोल से, बारवान के ऊपर से, बोथखोल से वहाँ पर सुरू वैली में उतरे। सुरू वैली बेसिकली जो आगे जाके कारगिल में मिलती है। और जब वो फिर वापस आए तो वो जंस्कार होते हुए आए। और जंस्कार से होते हुए जो पार्डर का जो इलाका था गुलाब सिंह के अंडर नहीं था, वो चंबा के अंडर थे आप लोग। तो वो फिर वो अलग कहानी है। फिर इन्होंने बेसिकली पोस्ट बनाई थी वहाँ की, बिकॉज जब भी ये वापस आते थे पीछे विद्रोह हो जाता था लद्दाख में। और विद्रोह कौन करता था? ये जो गवर्नर था इधर का, कश्मीर का, अच्छा, यही जाके वहाँ के लोगों को भड़काता था कि वो ये कहाँ से आ गए, डोगरे आ गए, ये आ गए। तो हर बार वहाँ पे विद्रोह हो जाता था तो इनको जाना पड़ता था। तो इनको फिर लगा कि जंस्कार का जो रास्ता है टफ है बहुत ज़्यादा, उमासिला, लेकिन एक शॉर्ट है जाने के हिसाब से। तो कारगिल से घूम के जाने के लिए, बिकॉज अगर आपने लद्दाख में विद्रोह को दबाना है तो लद्दाख का विद्रोह का मतलब था लेह का जो राजा था। एक्चुअली लद्दाख में क्या था, 22 स्टेट्स थी, छोटी मगर उनका जो राजा था सो कॉल्ड ग्यालपो जिसको कहते थे, वो लेह में बैठता था। तो अगर लद्दाख के अंदर विद्रोह हुआ है तो उसको ऑर्गेनाइज करने वाला, चाहे वो कश्मीर के गवर्नर के कहने पे हुआ, लेकिन ओवरऑल उसका इंचार्ज ग्यालपो होता था। तो इसका मतलब ये था कि अगर लद्दाख में प्रॉब्लम हुई, आपको जम्मू से या किश्तवाड़ से उठ के लेह पहुंचना है, तो लेह के लिए उमासिला पास आपके वाला था। उसके लिए पार्डर के इलाके में इन्होंने पोस्ट, जो छोटी स्टॉकिंग, इनका ये असूल था कि हर 20 मील के ऊपर एक छोटा सा डिटैचमेंट को छोड़ जाते हैं जो कि राशन सप्लाई। तो उसमें फिर चंबा के साथ प्रॉब्लम हो गई थी और फिर बाद में इन्होंने फिर कैप्चर किया पद्र को, और फिर गुलाबगढ़ का जो किला बना वो लंबी बात की कहानी है। तो गुलाब सिंह जनरल जोरावर का ये देन है कि हमारे पास जो लद्दाख आज है, और जो हम चाइना के साथ आंख मिला के बैठे हुए हैं कि ये हमारा इलाका छोड़ दो, वो हमारे इलाके के ऊपर लकीर किसने मारी थी? वो जनरल जोरावर सिंह के टाइम की। बिकॉज जब उनकी शहादत हुई है, जब वो दिसंबर 1841 में तिब्बत मानसरोवर लेक वो पहुंच गए थे, हाँ, तो में जब किल्ड इन एक्शन हुए, तो उसके बाद जो संधि हुई थी ट्रीटी ऑफ चशूल, उसमें ये डिसाइड किया गया था तिब्बतियंस, लद्दाखीज और चाइनीज़ प्रेजेंस में, कि जो कन्वेंशनल बाउंड्री है तिब्बत और लद्दाख के बीच में, क्योंकि जो वेस्टर्न तिब्बत है मानसरोवर जिसमें गए थे ना, ये किसी ज़माने में लद्दाख के राजा के अंडर पे होता था, किसी ज़माने में 1700 कुछ में। तो उसके बाद जब अलग अलग हो गए
और जब जनरल जोरावर गए थे उन्होंने सारा कैप्चर कर लिया। तो तब ये संधि हुई थी कि जो पुरानी बाउंड्री चल रही है वही चलेगी, और उसी बाउंड्री पे आज इंडिया हक जमाता है कि ये हमारा इलाका है। आप खुरनाक फोर्ट जो है पेंगांग त्सो के नॉर्थ में, वो फोर्ट जब जनरल जोरावर सिंह के जाने के बाद फिर राजा गुलाब सिंह के टाइम पे बना वो फोर्ट, तो वो जो फोर्ट में जो हमारा हक है चाइनीज़ के पास है वो 62 के टाइम से, उस पर हक हम इसलिए जमाते हैं क्योंकि वो जनरल जोरावर की जो चुशूल की ट्रीटी थी ये उसके हिसाब से अलाइनमेंट है। तो अगर ये तो बदकिस्मती है कि जम्मू डोगरे कोई नहीं पूछता, अगर हम शिवाजी महाराज को पूजा की जगह पे बिठाते हैं, महाराणा प्रताप को हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे जनरल जोरावर उसी शैली के हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए एक इंडिया का नक्शा जिसमें आप जो ज़िला पास के आगे दुश्मन का इलाका है, चाइना के पास है, सिंध रिवर वहाँ से आ रहा है, जंस्कार रिवर उसमें मिल रहा है, और फिर वो आके जो आज हम चाइना और पाकिस्तान के बीच में लद्दाख बैठा हुआ है जो उनको मिलने नहीं देता, उनको मिलने के लिए फिर वो जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है गिलगित, वो कराकोरम पास वाला जो सब कहानी है, कराकोरम पास तो खैर इस तरफ है, ये जो खजरे पास है जो पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है वो भी हमारे इलाके से जाता है, ऑक्यूपाइड एरिया से, जिसको POJ के कहते हैं। तो अगर ये इलाका हमारे पास कभी होता ही ना, पूरा लद्दाख ना होता, तो हमारी स्ट्रेटजिकली हम कितने वीक होते, फिर तो हमारे कहते हैं ना गर्दन के ऊपर वो बैठ के हमें तंग कर रहे होते। तो ये जनरल जोरावर का इंडियन आर्मी ने लकली बहुत रिस्पेक्ट की है जनरल जोरावर की। जनरल जोरावर के नाम पे हमारे स्मारक है, हमारे चिन्ह हैं, और अभी जो टैंक बनाया लाइट टैंक उसका नाम भी जोरावर रखा गया है। सर आपने बताया जैसे कि मतलब वो वार्डवन के रास्ते से गए थे ऊपर मतलब जांस्कार में, सर ऐसा मतलब ये सुनने को या आपने रिसर्च के दौरान ये देखा है कि मतलब बॉर्डर के रास्ते में भी ऐसे भी वो होके गए थे ना। हाँ। और वो एक स्टोरी मैं रिकॉल करता हूँ, हमारे मतलब हमने लीजेंड्स में सुना है कि जब वो आए थे, जब अटैक हुआ था और उसके बाद जब पार्ट को फिर डोगरा स्टेट का पार्ट बना दिया गया था, उस टाइम वहाँ पे हमारी एक सिंहासन माता का एक फेमस टेम्पल है, वहाँ के जो चेले होते थे उनको पूछा गया था कि भाई प्रोफेसी करो कि मैं अपनी एक्सपेडिशन में जीत के आऊँगा कि नहीं जीत के आऊँगा। वो कहीं उन्होंने अकेले में उनको बोला हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि आप मेरे को अंदर से मतलब इनर कॉलिंग मतलब कॉन्शियसनेस और टाइप्स पे बोलते हैं ना उसका, तो बताया कि माता रानी जी का आपके ऊपर कृपा है कि आप जीत के आओगे। उन्होंने क्या काम किया, डोगरा जनरल जोरावर सिंह ने उनकी जीवा काट दी थी टंग, कि ताकि मतलब दूसरे किसी सैनिकों को मत बताया जाए। सर आज मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि पेंगांग त्सो लेक के पास शिवाजी महाराज की मूर्ति बन रही है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि डोगरा जनरल जोरावर सिंह की भी मूर्तियाँ वहाँ पे बननी चाहिए, इसमें आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, वो देखो ये हुआ क्या कि एक आर्मी ने एक कोशिश की थी कश्मीर में, दो चीज़ें की कि आपको ज़िंदगी में ऑप्टिक्स बहुत ज़रूरी है, आप ईमानदार हो, अच्छे हो, बुरे हो, वो एक चीज़ है, लोग आपको कैसे देखते हैं वो जो ऑप्टिक्स होती है वो मैटर करती है। तो किसी टाइम पे एक डिसीजन लिया गया कि कश्मीर में बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर तिरंगा झंडा फहराओ। तो आप देखें कश्मीर अगर जाएंगे, श्रीनगर सिटी के ऊपर झंडा फहराता है, आप दूर गुरेज की तरफ जाते हो, कहाँ भी जाओगे आपको दूर एक झंडा दिखाता है कि ये हमारा इलाका है। उसी तरीके से एक मराठा बटालियन आई लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उन्होंने वहाँ पे शिवाजी महाराज की मूर्ति आज से 2 साल पहले लगाई पाकिस्तान को फेस करते हुए, तो बहुत अप्रिशिएट की गई। यहाँ अभी क्या हुआ है, जो 14 कोर का जो इलाका है पेंगांग त्सो, यहाँ जो मूर्ति लगी है, तो मुझे उसमें ये प्रॉब्लम है कि इस इलाके की हिस्ट्री में जनरल जोरावर सिंह जुड़े हुए हैं, ये इलाका हमें जनरल जोरावर सिंह ने दिया। तो अगर यहाँ पे कोई हीरो खड़ा करना था तो वो जनरल जोरावर होने चाहिए थे। हमें शिवाजी महाराज से कोई आपत्ति नहीं है, जब तक हमारे जनरल जोरावर सिंह जो भी आप उनको स्थान दीजिए, ठीक है। अगर आपने शिवाजी की लगा दी पेंगांग त्सो के, तो उसके जो पीछे पहाड़ है उसके ऊपर आप जनरल जोरावर सिंह के लगाओ, जहाँ से तिब्बत दिखता है, क्योंकि ये देखो ये आप हिस्ट्री से खिलवाड़ नहीं कर सकते, है ना। शिवाजी महाराज की अपनी अचीवमेंट्स हैं, तो उसको कोई नकार नहीं सकता, है ना। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि जो हमारा इंजस्टिस हमारी डोगरा हिस्ट्री और डोगरा जनरल्स के साथ हुआ वो कंटिन्यू होता रहे प्रेजेंट एज में, जब सब पता है, और वो इलाका तो उनका लिया हुआ है। बिल्कुल। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने इंडो चाइना को लेकर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, इस पर मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे कि आज के पर्सपेक्टिव में, अगर आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अठोली मचेल जांस्कार रोड जो है वो स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडियन आर्मी के लिए, इंडिया के लिए? देखिए, मैं तो किश्तवाड़ का एक्चुअली यहाँ की हमारे JNK स्टेट की बदकिस्मती ये है कि हम जिसको हम कहते हैं ना कि ये सरकारें अपीज़ करती रही, जितनी अपीज़मेंट JNK के अंदर हुई है इतनी कहीं नहीं हुई। जहाँ से जनरल जोरावर सिंह, और वो एक बार नहीं गए, जनरल जोरावर सिंह लद्दाख 4 बार गए। पहली बार वारवान से गए, फिर उमासिला से आए, फिर अगली बार गए उमासिला से, और सर्दियों में गए, 25 घुड़सवार मारे गए थे।
तो वो हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए कि भाई ये रास्ता है। उसका ये मतलब नहीं था कि हमने रोड बनानी है वहाँ से लगे, उसका मतलब ये है कि हम उसके नीचे से टनल खोद सकते हैं। सरकार ने डिसाइड किया, और ये कब की बात है, ये 1950 की 60 की बात है, जब एक सर्वे हुआ था कि भाई किश्तवाड़ से आप लद्दाख को कनेक्ट करो। उसकी इंस्पिरेशन जनरल जोरावर से आई थी, लेकिन उसका टैक्टिकल या स्ट्रेटजिक रीज़न ये है कि अगर आप किश्तवाड़ में अगर आप एक अटैक हेप्टर्स का बेस बनाते हो, देखो अब अगर लद्दाख में लड़ना है आपको तो एयरक्राफ्ट वगैरह तो आएंगे, वो तो उड़ के जहाँ से भी आएंगे, लेकिन अगर पहाड़ों के नीचे किसी बंकर को ढूंढ के करना, उसके लिए आपको हेलीकॉप्टर चाहिए होते हैं। और अटैक हेप्टर्स जो होता है उसमें उन पे रॉकेट्स और मशीन गन्स होती हैं। उन मशीनों को अगर आप कारगिल और लेह में स्टेशन करते हो तो एक तो वहाँ का मौसम के कारण वियर टियर बहुत ज़्यादा होता है, वो लड़ाई तो रोज़ होती नहीं। तो -30 -20 में मशीन खड़ी है लोहे की, स्टील की, उसकी वियर टियर होता है। अगर वही मशीन नॉर्मल दिनों में किश्तवाड़ में रहे और जब ज़रूरत पड़े 15 मिनट के अंदर आप कारगिल पहुँच जाते हो, तो आपका यहाँ पे एक अटैक हेप्टर्स का बेस बनना तो मस्ट है किश्तवाड़ में। प्लस आपने जो कनेक्टिविटी दी, जब कनेक्टिविटी की बात आती है, हमने जुजीला में टनल क्यों बनाई कि कल को कारगिल ऑपरेशन की तरह कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, चाइना के साथ कुछ हो जाए तो ठीक है, हिमाचल से रास्ता भी है, वो काफ़ी लंबा रास्ता है। और क्योंकि JNK के अंदर आर्मी वैसे बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड है, जैसे अभी भी हुआ गलवान में, तो यहीं से पहले फौज गई उठ के, रजौरी पुंछ वाले खाली इलाके से खाली करके गए, तो वो जो भी हुआ अलग कहानी है। तो अगर आपने आर्मी वहाँ इंडक्ट करनी है, जहाँ आपने लद्दाखियों के लिए 12 महीने का रास्ता खुला रखना है, तो उनको आप कश्मीर के अंदर से क्यों लेके आ रहे हो, जहाँ पे डिस्टर्बेंस है, जहाँ पे किसी भी दिन आपके ऊपर अटैक हो सकता है, किसी भी दिन आईडी लग सकती है, कभी हड़ताल पत्थरबाजी। इधर आपके पास किश्तवाड़ डोडा, ये हमारा जो इलाका है, ये शांत इलाका है। अगर आप यहाँ से कनेक्ट करते हो, अभी चिनानी टनल बन गई, ऐसे टनल्स बना के अगर आप किश्तवाड़ से सीधा जंस्कार या सुरू वैली या जंस्कार, 2 ही ऑप्शन है, उनकी उधर निकलते हो। अगर आप जंस्कार निकलते हो तो आप मतलब किश्तवाड़ सुबह चलो, तो आप अगर रोड बन जाती है टनल के साथ तो आप तो 4 घंटे में ले पहुंच जाओगे, मैक्सिमम 5, बिकॉज आगे जंस्कार के आगे रोड बन गई है, अभी कच्ची है लेकिन बन गई। तो आप मशेल की बात करते हो, मैं तो किश्तवाड़ जो पूरी वादी है आपकी, पूरी चिनाब वैली का जो इलाका है, उसका इतना इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटजिक कि देखो आप कई एसेट्स जो होती हैं लड़ने की, वो आप बिल्कुल फ्रंट विंडो में नहीं रखते। एक तो मौसम मैंने कहा बहुत ख़राब है, लद्दाख में जो भी इक्विपमेंट है उसकी लाइफ आधी हो जाती है। दूसरा, जब आप आज जब दुश्मन के पास भी 200 किलोमीटर की मिसाइल्स हैं, हमारे पास हज़ारों किलोमीटर की मिसाइल्स हैं, तो आप जितनी अपना इंपॉर्टेंट महंगी एसेट्स आगे रखोगे, उनको खतरा होता है। आप उनको पीछे रखो आराम से, एक कंफर्टेबल जगह रखो। आप इमेजिन कीजिए किश्तवाड़ में एक अटैक हेप्टर्स का बेस बन जाए, एक बड़ा अच्छा कंटोनमेंट बन जाए और हाईवे लद्दाख का किश्तवाड़ से जाए, तो आपके बच्चे जो भी यहाँ पे घूम रहे हैं जम्मू में या कहीं और, उनको तो वहीं पे रोज़गार की, वहीं पे वो ना करना चाहे उनकी बात है। लेकिन जहाँ टूरिज़्म आता है और यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं टूरिस्ट की, आपको पता लद्दाख में कितना टूरिज़्म है। कश्मीर तो ऑलरेडी टूरिस्ट से भरा हुआ है, आप उस भरे हुए इलाके में और प्रेशर डाल रहे हो। आज कॉन्वे मूव करे जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, चले हाईवे अच्छा हो गया, लेकिन कब जैम लग जाए, वो 20 किलोमीटर जो रामबन और बनिहाल का पैच अभी बन रहा है, उसमें कितने घंटे जैम लगता है। तो एक लॉजिक हमें ये कहता है कि हमें किश्तवाड़ को नॉट ओनली मशेल ये वाला, उसका आगे कनेक्टिविटी आप हिमाचल के साथ, बिकॉज जब आप मनाली से आते हो अटल टनल क्रॉस करके और फिर आप केलोंग से ऊपर चढ़ते हो, तो केलोंग से अगर आप चिनाब के साथ साथ आओगे तो आप किश्तवाड़ ही आगे निकलोगे। तो इस रोड को भी अभी किया है उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव, काफ़ी खतरनाक रोड थी। तो ये तो ज़रूरत है, डेवलपमेंट किए बिना, लेटरल मूवमेंट किए बिना काम मुश्किल है जी सर, इसमें तो डाउट ही नहीं है सर। इसके आगे हम थोड़ा जैसे कश्मीर नैरेटिव्स के ऊपर बात करना चाहेंगे, जैसे इसकी बिगनिंग हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे कि 1947 में जब वो कबायलियों का हमला हुआ था, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मकबूल शेरवानी जी का उसमें क्या रोल रहा। इसके साथ साथ में जैसे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई शेख अब्दुल्ला जी ने, उसके बाद फिर प्रजा परिषद के साथ वो कहाँ खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस बना के उनने, ताकि उनका स्कोप वाइडर हो सके। तो उसके बाद प्रजा परिषद की एजिटेशन और फिर शेख अब्दुल्ला के कई बार जेल में जाना, फिर कश्मीर का अकॉर्ड। इस बारे में आप थोड़ा संक्षेप में हमें समझाइए कि आप इन 2 पर्सनैलिटीज़ को किस वे में देखते हैं और आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप किस वे से देखते हैं कि वो क्या इम्पैक्ट, क्या रोल प्ले कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में। देखो, आप कपड़े बदल सकते हो, आप आज शेव कर लो, कल दाढ़ी रख लो, लेकिन आपका DNA नहीं बदलता। नेशनल कॉन्फ्रेंस का DNA मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का DNA है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक रूढ़िवादी फंडामेंटलिस्ट पार्टी थी, इस्लामिक। और जब हमारी स्टेट में, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट थी, हमारा जो रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो था, वहाँ की पॉलिटिक्स JNK में अलाउड नहीं थी, किसी भी प्रिंसली स्टेट में अलाउड नहीं थी। तो वहाँ मुस्लिम लीग थी, उसका जो सिस्टर कंसर्न JNK के अंदर वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने रोल किया। जो पुंछ में गड़बड़ हुई, जो भी सारा काम इन्होंने किया, जैसे आपने कहा 3 साल के बाद
शेख अब्दुल्ला बिन शेख अब्दुल्ला बहुत स्मार्ट और श्रूड था। उसको लगा कि यार ये मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम लूँगा तो फिर ना वो जम्मू में मेरे साथ आएगा, और कश्मीर में जो पंडित हैं, जो सिख हैं, वो पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल सारी यही थी, तो उसने उसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस चेंज कर दिया। हमें नामों से कोई मतलब नहीं है। अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रह के भी सेकुलर होता तो हम उसको भी वेलकम करते। आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस होके भी सेकुलर नहीं है तो हम इसको वेलकम नहीं करते। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट उनकी बनी हुई है बिकॉज सीटों का बंटवारा गलत है, यहाँ की पॉलिटिक्स गलत है। मैं तो इन इलेक्शंस के खिलाफ था। पहली बात, आपने एक फ्रॉड सेंसस के ऊपर इलेक्शन करवा दिए, सीट्स उधर ज़्यादा दे दी। एक आपने एक लाइन काट के रख दी कि जम्मू की सारी सीटें किसी भी पार्टी में चले जाएँ, आज कांग्रेस, आज बीजेपी, कल कांग्रेस, किसी को भी जाएंगी, कल आप चीफ मिनिस्टर आपका कश्मीर से ही बनेगा, बिकॉज आपने उनको सीट्स एक्स्ट्रा पकड़ा दी। और जब डेमोग्राफी की बात आती है तो हमारा मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। जब कश्मीर और जोरी में आपस में कनेक्शन शुरू हुए हैं तो अब इधर की सीट्स भी उनको मिलेंगी, कश्मीर वालों को, क्योंकि फिर वो रिलीजन को लेके आ जाते हैं बीच में। तो ये जो पूरा जड़ है इस गलत काम की, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और वही शेख अब्दुल्ला। मेरे को उसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि 1925 तक अगर आप देखें हमारे JNK की हिस्ट्री, सबसे गंदी बात जो कश्मीरियों को हर्ट करती थी उससे पहले अफगानों के टाइम पे, बट 18th सेंचुरी में, वो ये था कि बेगार सिस्टम था। यंग लड़कों को पकड़ते थे अफगान, पीठ पे उठवाते थे बोरी राशन की, बोले जाओ काबुल, जाओ गिलगित। वो लोग जाते ही थे, वापस नहीं आते थे। अगर आते भी थे तो 6-8 महीने के बाद उनका इतना बुरा हाल हो गया होता था, स्टाफ्ड, बिकॉज 200 ग्राम चावल और 12 ग्राम नमक मिलता था पर डे। फिर रास्ते में उसको पठान, कोई गिलगिती, वो किडनैप करके बेच देते थे लड़कों को। और जाते भी कब थे, जब आपके अपने खेतों में सिंचाई और काम करने का टाइम था, एग्रीकल्चर में अच्छा मौसम, तो आपकी अपनी खेती भी गई, बंदा भी गया, वापस नहीं आया। वो प्रथा ख़त्म की महाराजा प्रताप सिंह ने। लेकिन जैसे आज हम देखते हैं कि मोदी साहब कुछ कहते हैं, नीचे कुछ और हो जाता है, तो वो चलता रहा। लेकिन 1925 में जब महाराजा हरि सिंह आए तो उन्होंने उसको बिल्कुल ब्रूटली ख़त्म कर दिया। तो सबसे बड़ी कंप्लेंट कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर में आपके पास पानी की कमी नहीं, आपके पास नेचर की कमी नहीं, आपके पास 1800 उस ईस्वी में भी टूरिस्ट यूरोप से आते थे, तो आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, आपको प्रॉब्लम थी एक्सप्लॉयटेशन की। वो ख़त्म की डोगराज ने। आपको SP कॉलेज, आपको अमर सिंह कॉलेज, आपकी प्राइमरी एजुकेशन बच्चों की, लड़कियों की कंपलसरी की, तो खुशहाल था कश्मीर उस टाइम। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं कश्मीर के एलीट, उनको लगा यार अब कुछ आगे चलते हैं। ये तो हो गया, कल तक तो अब रो रहे थे कि लड़के मार दिए, बेगार में चले गए, अब सब सेटल हो गया, लाइफ अच्छी हो गई। जो गरीब बंदा सड़क पे तब भी और आज भी, उसको अपनी रोजी रोटी से मतलब है कि मैं घर से निकलूँ, रेडी लगाऊँ, शाम को खाना खाऊँ। जो ऊपर वाले ना फिटे हुए, जिसको कहते हैं डोगरी में, उनको ये कीड़ा आया कि अब हमें अपना रूल बनाना चाहिए, डोगरे हमारे पास के ऊपर क्यों बैठे हैं। तो उस कीड़े की जड़ जो है उसमें शेख अब्दुल्ला का बहुत बड़ा हाथ है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया, मुस्लिम लीग से इफेक्ट होकर आया, उससे कनेक्शन जिन्ना के साथ भी जुड़े, सबके साथ जुड़े रहे। लाहौर जो पब्लिसिटी यहाँ पर प्रोपेगेंडा होता था, महाराजा ने बैन लगा रखा था न्यूज़पेपर्स को, तो लाहौर में प्रिंट होकर यहाँ आते थे। कश्मीर कमेटी लाहौर में बैठती थी और वहाँ से वो उनकी स्पीचेस पोस्टर बना के कश्मीर में चोरी लाया जाता। इस सारे फसाद की, जो कश्मीरी कहते हैं हम डिफरेंट हैं, तो मैं कहता हूँ कि राजस्थानी डिफरेंट नहीं है, सिख डिफरेंट नहीं है, असमीज डिफरेंट नहीं है। और असम का जो अहोम थे, 600 साल राज किया उन्होंने औरंगजेब को हराया। और यहाँ आप 600 साल लोगों के नीचे लगे रहे। जब से इस्लाम आया, पहले आप सारे के सारे कन्वर्ट हुए, जो बचे बेचारे भाग गए, कोई किश्तवाड़ में आ गया, कोई चला गया। फिर आपको एक के बाद एक को आगे पिटाई होती रही। एक राजा आया, वो बुत तोड़े आपके, एक राजा अच्छा आया, दूसरा बुरा आया, यही करते रहे आप। 600 साल आपकी हिम्मत नहीं हुई मुँह खोलने की किसी के सामने। और जिसके सामने मुँह खोला वो था जिसने आपको, जैसे मैंने बोला, जिसने कॉलेजेस दिए, अपनी सड़कें बनाई, आपके हॉस्पिटल बनाए। तो ये मेरा इंप्रेशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये तब भी सब नेशनलिस्ट थे, ये आज भी सब नेशनलिस्ट हैं। इनको कोई मतलब नहीं है ना अपने नीचे वालों से, ऊपर इनको कोई नहीं चाहिए, इनको चाहिए पावर अपने हाथ में। ये उनका DNA है इस पार्टी का। सर, आज के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें इस चीज़ को, तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए जम्मू स्टेट एक डिफरेंट, मतलब अगर स्टेट बन जाए? जम्मू स्टेट तो बननी, उसके बिना कोई है ही नहीं। आज पहली बार देखो, कोई कश्मीरी पॉलिटिशियन नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उनको जम्मू के पैसे खाने हैं। पहले क्या था कि जम्मू में फंड्स ही नहीं आते थे। एक स्टडी है जो बताती है कि 74% रेवेन्यू जम्मू से कलेक्ट होता है, टैक्स और बिजली के बिल 74%। वो जो कलेक्ट होता है उसका 80% कश्मीर पे खर्च होता है। और आज नहीं, डिकेड्स, 30, 35, 40 साल यही होता रहा। ये तो स्टडी है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई सत्य की बात नहीं। तो वो तो खाते रहे। अब जब गवर्नमेंट, LG साहब की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट करनी शुरू कर दी। जम्मू समझो 50 रुपये जम्मू एक डिपार्टमेंट में, टूरिज्म में 50 रुपये श्रीनगर कश्मीर में। 2 महीने के बाद कश्मीर के 50 रुपये ख़त्म, बिकॉज वहाँ आपने फिल्म फेस्टिवल भी कराना है, आपने G20 भी करवाना है, आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स भी, सब कुछ उधर ही होना ना, यहाँ तो है ही नहीं।
फिर वो क्या करते हैं कि बोलते हैं अच्छा ये 50 जम्मू के बच गए, हमारे खत्म हो गए, यहाँ से 50 में से 40 और दे दो उनको। तो ऊपर से देखने के लिए बजट एलोकेशन बराबर है, अंदर से जो साइफनिंग कहते हैं ना फंड्स की, इधर का उधर, जिस दिन जम्मू कश्मीर के हाथ से निकल गया उनकी एक्स्ट्रा इनकम खत्म हो जाएगी। तो ये उनका पर्सपेक्टिव है, इसलिए वो नहीं चाहते कि कश्मीर जम्मू से अलग हो। हम डोगरे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि कश्मीर के ऊपर आपने पहले कश्मीर को पंडितों को निकाल के 100% इस्लामाइज कर दिया, वेरी गुड। आपको नहीं दूसरे बर्दाश्त होते, ठीक है, आपको टूरिस्ट वेलकम है, आओ पैसे खर्चो, रहना नहीं है वहाँ पे, वहाँ आप घर नहीं खरीद सकते, बिकॉज आप आओ पैसे खर्चो जाओ। शिकारा की राइड जो 100 रुपये की, उसमें 1000 रुपये मांगेगा आपसे, तो वो उनका कल्चर है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो पैसा, हमारे रिसोर्सेज और अटेंशन जो कश्मीर पे होती है और हमें कोई दिखता नहीं, तो वो अन्याय को दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि जम्मू को अलग कर दिया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए, जम्मू की फंडिंग अलग। आप एक बड़े हैरानगी की बात, लोग ये सोचते हैं कि देखो जी जम्मू में डायरेक्टर एजुकेशन अपना है, उनका डायरेक्टर एजुकेशन अपना है, इधर डायरेक्टर टूरिज्म अपना है, पहले तो ऐसे वाला इंस्टांस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि एक स्टेट के अंदर 2-2 डायरेक्टर। अगर ये 2 डायरेक्टर वो काम करते जो उनको करना था तो भी चलता है कि जम्मू का डायरेक्टर इंडिपेंडेंट जम्मू को देखे, कश्मीर, ऐसा होता नहीं। सेंटर की स्कीम आती है सेक्रेटरीट में, तो सेक्रेटरीट में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, फिर 2-3 सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी है, एक दो स्पेशल सेक्रेटरी है, फिर असिस्टेंट जो भी हैं डिप्टी सेक्रेटरी हैं। आप स्टडी करके देखिए कि जितनी प्राइम मिनिस्टर की स्कॉलरशिप, जितने प्रोग्राम आए, सारे के सारे जो उसके बेनिफिशरी हैं वो कश्मीर के हैं। यहाँ पे खादी उद्योग का यहाँ मेला लगा उधमपुर में, और उसके लिए 15 करोड़ रुपया उस दिन बांटा गया, सॉफ्ट लोन सब्सिडी वाला। 90% बेनिफिशरी कश्मीर से आगे ले गए। क्यों? क्योंकि वो जो स्कीम की जो निटी ग्रिटी हैं, उसकी जो संचालन है, स्कीम तो बना दी प्राइम मिनिस्टर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पैसे भी आ गए, उसको आगे जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो कश्मीर में बैठे हुए आप ऑनलाइन एक अप्लाई करो, हो गया अप्लाई। जम्मू में आप अप्लाई करोगे तो वो बोलते हैं कि आप प्रिंट आउट निकाल के ऑफिस में लेके आओ। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई किया और 2 महीने कुछ नहीं हुआ। जब पता किया क्या बोला, वो तो रिजेक्ट हो गया। गन लाइसेंस ट्रांसफ़र करना था रामबन से इधर, अप्लाई किया ऑनलाइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। आज मैं आपको प्रूफ, अगर मैं अपना स्क्रीनशॉट दिखाऊं, 6 महीने हो गए, रामबन ने उसके एप्लीकेशन को खोला नहीं। तो होता क्या है कि जो स्कीम बेनिफिट दे सकती है, उसका जो डीलिंग ऑफिसर है वो कश्मीर वाले हाफ में बैठा हुआ है सेक्रेटरीट में, और जो बाकी कागज़ कोर्ट केस अपील किसी ने कर दी, वो जम्मू वालों को पकड़ा रखा है। तो जम्मू का जो पार्ट सेक्रेटरीट का यहाँ रहता है, जम्मू बेस्ड ऑफिसर्स, उनके पास वो पोर्टफोलियो ही नहीं है कि अपनी लोकल्स को एम्पावर कर सके। तो जब तक इनको अलग करना कंपल्शन है। यही कारण से हम भी देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पे मतलब हमारा जम्मू रीजन का जो टूरिज़्म है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है इसकी वजह से। सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो चिनाब वैली वाला कॉन्सेप्ट, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार आपने देखा होगा पास्ट में कि चिनाब वैली और पीर पंजाल अलग अलग डिवीज़न की बात कर रहे हैं। कहीं आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं सर कि ये कहीं डिक्सन प्लान की तरफ जा रहे हैं आगे? देखिए, ये प्लान है ISI पाकिस्तान का। रही बात डिक्सन की, ये कश्मीरी इसलिए उसका नाम लेते हैं, वो लॉर्ड वेवल प्लान का नाम क्यों नहीं लेते, वो माउंट बैटन प्लान का नाम क्यों नहीं लेते, उनको डिक्सन क्यों याद आता है? और जब डिक्सन अगर आया था तो डिक्सन ने क्या कहा था कि आप अखनूर के आगे वाला इलाका पाकिस्तान को दे दो, रजौरी पुंछारा दे दो, नीलम वैली पूरी दे दो, और शेख अब्दुल्ला को हटा दो। उसने कहा था शेख अब्दुल्ला को हटाओ फिर हम डिवीज़न करेंगे। तो नेहरू जी ने बोला शेख अब्दुल्ला तो हट नहीं सकता, वो तो भगवान है। तो डिक्सन प्लान से बकवास है। वो 25 प्लान है जो बने और ख़त्म हो गए। अच्छा, इन्होंने ये इसलिए किया है कि जब हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे, हम कहते हैं कश्मीर कौन होता है जो हम पे रूल करे, जबकि जब जम्मू कश्मीर लद्दाख इकट्ठा था तो कश्मीर 18% है। आज जम्मू 60% है, लद्दाख को जब निकाल दिया तो 62% जम्मू है। तो जब हम किसी भी फोरम में ये बात करते हैं कि जो 62% वाले लोग हैं जो उसमें रहते हैं, जिनकी आबादी भी ज़्यादा है, जो कि आपने गलत बताई, उनके ऊपर राज 28% क्यों करें? और सच ये है कि अगर आप कश्मीरी जो हिस्टोरिकली देखें तो कश्मीर की वादी में है। जो गुरेज़, तंगदार, पूरी, ये जो इलाके हैं पहाड़ी इलाके हैं, ये कश्मीर में आते नहीं। तो उनको ये पता कि ये पॉइंट उनके खिलाफ है कि जब कोई कहेगा कि अब तो 18% थे तो आप पूरी स्टेट पे राज करते थे, आज अब 28% तो आप यूटी पे राज करना चाहते हो। तो वो क्या दिखाना चाहते हैं कि जम्मू भी छोटा है। और जम्मू को छोटा काटने का क्या सिस्टम सिंपल है कि आप किसी को चिनाब वैली बोल दो, किसी को आप पीर पंजाल बोल दो। और ये आर्गूमेंट जब हम बोलते हैं स्टेट ब्लॉक करो, तो ये आर्गूमेंट वहाँ से आता है कि इनको भी लग चाहिए। देखिए, एक होती है मदर टंग, जैसे पूरे इंडिया की, कोई माने ना माने, हमारी हिंदी एक मदर टंग है इंडिया में। कुछ लोग उस हिंदी का डेरिवेटिव्स को बोलते हैं। पंजाब वाला हिंदी बोलता तो पहचाना जाता पंजाबी बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा एक्सेंट से कि डोगरा बोल रहा है। एक यूपी का बिहारी बोलेगा तो हिंदी अलग तरीके से बोलेगा। लेकिन एक जो
जो थ्रेड चल रहा है वो बेसिकली देवनागरी पे बेस्ड है। इसी तरीके जब हम डोगरा इस रीजन में आते हैं तो ठीक है, भद्रवाही, किश्तवाड़, जम्मू की डोगरा, पहाड़ी लैंग्वेजेस में फ़र्क है, लेकिन हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आपको मेरी लैंग्वेज नहीं पता, मुझे आपकी नहीं पता, हम कन्वर्स कर सकते हैं बिकॉज सिमिलैरिटीज़ हैं। फिर हमारी जब शादियों में चूड़ा, यहाँ पुंछ में मुसलमान भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, आप भी पहनते हो। क्या कश्मीर में वो ट्रेडिशन है? हिस्टोरिकली कोई जम्मू और कश्मीर का कोई लिंक था? अगर आप कल्चर की कम्युनिटी की बात करते हो तो जम्मू का लिंक हिमाचल के साथ ज़्यादा है और कुछ हद तक पुंछ रजौरी वाला इलाका पंजाब के साथ ज़्यादा है। लैंग्वेज भी वो, लेकिन आप अगर बोलोगे कि हर छोटी छोटी लैंग्वेज छोटी छोटी बातों पे काटना शुरू करो तो हर 20 किलोमीटर पे आपको नई स्टेट बनानी पड़ेगी। ये जम्मू में नहीं है, पूरे इंडिया में है, हर 20-25 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज होती है। पर आप क्या देखते हो कि ओवरऑल एक कल्चर, एक ओवरऑल जो उनकी अपनी मदर टंग जो बेसिक है, ट्रेडिशन जो कॉमन है और जो हिस्टोरिकली लोग इकट्ठे रहते हैं, उनको आप इकट्ठा करके एक स्टेट बनाते हो। जैसे मैंने कहा, हिमाचल में जाओ, हमीरपुर का अलग कल्चर है, धर्मशाला, डलहौजी, मंडी का अलग कल्चर है, कुल्लू मनाली का अलग है और उसका लाहौल स्पीति टोटली अलग है। लेकिन वो लाहौल स्पीति बेसिकली लद्दाख का इलाका है, लेकिन कन्वीनियंस से कनेक्टिविटी नहीं थी, तब रोड नहीं थी, तो उनको हिमाचल को दे दिया बिकॉज एटलीस्ट एक्सेसिबिलिटी हिमाचल से थी। तो ये कश्मीर की चाल है। कोई डिक्सन प्लान में तो भद्रवाह किश्तवाड़ की कोई बात नहीं हुई थी, तो चिनाब वैली करके कोई नाम नहीं है डिक्सन प्लान में। अच्छा। उसका सिर्फ इशू था चिनाब के आगे इधर वाले इलाके को देने के लिए। सर मेरा फाइनल क्वेश्चन रहेगा, जैसे सर मैं आपको नेशनल लेवल पे कॉन्क्लेव में भी देखा, उसके बाद संजय दीक्षित जी के साथ भी बात करी आपने, और अभी आपने देखा होगा सर कि आनंद रंगनाथन जी हैं, उसके बाद साई जी दीपक जी हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। अब मैं आनंद रंगनाथन जी की जैसे बात करूँ, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र की, हम हिंदू जो है अपने देश में 8th क्लास सिटीजन बन के रह गए हैं। इन सब को कलेक्टिवली जब मैं सोचता हूँ तो आज के टाइम में जो मंदिर की हम बात करते हैं डिफरेंट जगह पे, कि जैसे हमने संभल को देखा, फिर अलाउद्दीन का झोंपड़ा, फिर अजमेर शरीफ, तो सर आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं कि क्या हर जगह पे जैसे हमें अभी देख रहे हैं कि ये एक सिविलाइजेशनल हमारी जंग है, या फिर जैसे कुछ लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि इससे कम्युनल, इससे हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जब राम मंदिर बना था, जिस दिन डिसीजन आया था, उस दिन गवर्नमेंट ने अपील भी की थी और इंडिया में हुआ भी। हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, कुछ नहीं किया ना, किसी ने जुलूस नहीं निकाले, कोई पटाखे नहीं चलाए। हमने इसको एक लंबी लड़ाई का एक कंक्लूजन माना जो कि कोर्ट से आया। आप एक डेमोक्रेसी के अंदर रहते हो जिसमें सबसे बड़ा किताब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हम अपने वेदों से ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, किसी भी डेमोक्रेसी में मानना पड़ता है। आपका रिलीजन आपका पर्सनल अफेयर है, घर के अंदर आप जो मर्जी करो। जब सड़क पे जाते हो तो आप एक डेमोक्रेटिक, अगर सेकुलर कंट्री, जो सेकुलर वर्ड है उसने हमें ख़राब करके रखा है। सेकुलर का मतलब होता है कि किसी धर्म से कोई कनेक्शन नहीं, तो सेकुलरिज्म हमेशा गवर्नमेंट के लिए होता है। आप ये कहते हैं आशीष तेरा कोई धर्म नहीं, आप मानोगे? आप एथीस्ट थोड़ी हो। अगर इंसान धर्म से कट जाएगा तो एथीस्ट हो गया। सेकुलरिज्म का मतलब आप धर्म से कट जाओ, दूर हो जाओ, किसी को सबको बराबर ट्रीट करो। वो गवर्नमेंट का काम है, वो इदारों का काम है, इंसानों का नहीं। इंसान तो धार्मिक रहेगा, हमारी प्रवृत्ति है, हमने मानना है। इस सिविलाइजेशनल जो हम रिक्लेम कर रहे हैं, क्योंकि हमें हिस्ट्री में यही पढ़ाया गया कि हमें आपको मारा गया, आपके ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले मुगलों ने राज किया, आपको तो मारी पड़ती रही। हमें ये नहीं बताया कि जो अहोम थे वो 600 साल राज करके गए, उन्होंने औरंगजेब को पीटा ब्रह्मपुत्रा पे। हमें ये नहीं बताया गया कि हमारे जो चोला राज्य कहाँ कहाँ पहुँचे हुए थे, कंबोडिया में मंदिर किसने बनाए। तो हम लड़ तो नहीं रहे ना, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा है, जो हमारा पास्ट है, हम उसको रिक्लेम करना चाहते हैं। और हम ये भी कहते हैं अगर कल को कोई बुद्धिस्ट कहता है ये मंदिर, इसके ऊपर मंदिर के नीचे हमारा, तो बोला ले तुम अपना बना लो मठ, प्रूफ फॉर प्रूफ, है ना। आप किसी घर के ऊपर तोड़ के बैठ के, और एक सिचुएशन थी, एक टाइम था जब आक्रामक आए और उन्होंने ज्यादती की। आज हम आक्रामक बन के किसी को मार तो नहीं रहे ना, हम क्या कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट करने तो कोर्ट को डिसाइड। अब गवर्नमेंट ने जो उल्टे सीधे कानून बना रखे हैं, चाहे वक्फ का बनाया, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का बनाया। अब संभल में क्यों फंस गए? संभल प्लेसेस ऑफ वर्शिप में आता नहीं, वो एसआई का है। और जो अभी यूपी में मंदिर ढूंढने शुरू किए हैं, वो सारे के सारे जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे नहीं आते, क्योंकि वो पहले मंदिर ही थे, लेकिन बाहर उसको ताला लगा के उसके बाद दुकानें बना दी। तो अपनी सिविलाइजेशन को क्लेम करना और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में क्लेम करना एक बेटर प्रोविजन है। अगर आप नहीं करोगे तो कल को अगर वो नौबत आ गई कि लोगों ने खुद क्लेम करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो ये रुकती नहीं है, धारा, समय की धारा बहती है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या आप चाहते हो कि सिविल वॉर शुरू हो जाए, जम्मू में लोग ना बोल पाएँ, लेकिन जहाँ हिमाचल में 98% हिंदू हैं, वो वहाँ भी मस्जिद तोड़ने शुरू कर दें? तो इसलिए बेस्ट ये है कि कानून के रास्ता, जब हम कानून का रास्ता ले रहे हैं ना, तो बोलने दो कोर्ट को कि नहीं, कोर्ट ने कितनी बार हमें निकाला। कश्मीरी पंडित गए तो कोर्ट ने बड़ा बड़ी पुरानी कहानी है, तो लोग जी रहे हैं ना। हमारे जम्मू में भी हमने देखा कि जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत सारी हिस्टोरिकल जगह हैं, उनका नाम चेंज कर दिया है। अनंतनाग,
मार्तंड सूर्य जो सन टेम्पल है वो शैतान की गुफा है ना, बहुत सारी चीज़ें, ये नैरेटिव्स की जंग है। और मुझे लगता है कि सिविलाइजेशनल ग्लोरी के लिए हमें इन चीज़ों को बिल्कुल, जब आप शारदा पीठ को क्लेम नहीं करोगे तो आप अपनी नॉलेज का जो आपका बेस, आपकी कल्चरल सिविलाइजेशन का जो बेस है, शारदा पीठ में दुनिया भर के स्कॉलर्स पढ़ने आते थे, तो आप कहाँ की बातें करने लगे कि जब आपको अपना वही नहीं, फाउंडेशन ही नहीं है, तो फिर आप फ्लोटिंग पॉपुलेशन बन गए ना। तो मैं तो इसके बिल्कुल साईं दीपक को मैं इस बारे में सपोर्ट करता हूँ कि जो हमारा है हम हक मांग रहे हैं, और हम लीगल तरीके से हक मांग रहे हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में हटा ही दो क्लॉज कि ऐसे वाले केस लगने नहीं, जो कि हो नहीं सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे हिंदूज़ के खिलाफ है, लेट्स बी ऑनेस्ट। इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजन है कि आप हिंदू अपने हिंदू गुरुकुल नहीं खोल सकता, मदरसा में पढ़ सकता है। अभी 8th क्लास सिटीजन, तो सही कहा प्रोफेसर रंगनाथन, सही बोला, वो एंग्विश है ना। तो एक स्कॉलर जब एंग्विश में आ रहा है तो वो ये कह रहा है कि भाई मेरे को मेरा हक चाहिए और मैं अपने हक के लिए एक अदालत में जा रहा हूँ। कल को थोड़ा कम स्कॉलरली बंदा होगा, वो कहेगा अदालत में कुछ लेना देना नहीं, इतना डंडा उठा के चलते हैं। अगर आपको वो वाला अल्टरनेटिव चाहिए किसी को, तो भैया फिर तो मैं तो उसको वोट नहीं दे सकता। मैं तो इसी से खुश हूँ कि जो हमारा हम क्लेम करना चाहते हैं। और विद इन अ कम्युनिटी आप ये नहीं कह सकते ना कि काशी में हो गया, अयोध्या में हो गया, आपके गाँव के अंदर आपके देवता का मंदिर है, आपके लिए एज ए लोकल ऑफ दैट विलेज आपके लिए सबसे बड़ा मंदिर वही है। अगर उसमें आपको ऐसा है कि उसके ऊपर कोई और आके बैठ के मस्जिद बना के बैठा हुआ है, तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे? तो ठीक है, चलो अजय रैना सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू टाइम देने के लिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी डिस्कशन? आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और पर्सनैलिटीज़ के साथ हम आने वाले टाइम में वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।